हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से कंपाउंड्स का करते हैं वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। बट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी जो नेम होता है, ठीक है, वो अलग होता है क्योंकि वो हम उसमें क्या करते हैं, हम जो ब्रांचेस रहते हैं उनके एलिमेंट्स को भी उसमें इंडिकेट करते हैं। इन द सेम वे कॉमन नेम भी होता है। जैसे आईयूपीएसी नेम होता है उसी तरीके से उस कंपाउंड का क्या होता है, कॉमन नेम होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है दैट इज HCHO। दिस इज योर, अगर हम इसको देखेंगे तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम आपका हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसको फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम इसका है। और इसका अगर आईयूपीएसी नेम अगर हम देखेंगे तो दैट इज योर मिथेनॉल। ठीक है, तो ऐसे बस कुछ ही ऐसे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे 2-3 अल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, उनके कॉमन नेम भी याद रखना पड़ेगा। और कभी कभी आईयूपीएसी उसका जो नेम है दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। ओके, आईयूपीएसी नेम तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसे लिख सकते हो, सर्टन रूल्स और रेगुलेशन जो आपने पढ़े उससे कर सकते हो। बट कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम भी आप निकाल सकते हो, बट कुछ ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनके कॉमन नेम आपको याद रखना होगा। ठीक है, अभी जैसे ये हमारा कंपाउंड हो गया, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इसका आईयूपीएसी नेम मिथेनॉल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये पता है कि CH3CHO ये आपका क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम तो आपको पता है कि ये इथेनॉल हो जाएगा, बट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कुछ ऐसे कंपाउंड्स का आपको कॉमन नेम भी याद रखना पड़ेगा। हम कुछ और ऐसे एलिमेंट्स देख लेते हैं जिनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों दिए हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, ठीक है, इस तरीके से। उसका हम क्या करेंगे, पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इसका क्या होगा, आपको सबसे पहले इसका लॉन्गेस्ट चेन आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप बहुत ईजिली इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे, इस तरीके से आप 1 2 3 इसके नंबरिंग करोगे। ठीक है, सो 1 2 3 दिस इज योर प्रोपेनॉल। वाई, दिस इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच है, ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। और सेकंड पोजीशन आप देख सकते हो कि सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल है। सो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ये 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। बट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा आइसोब्यूटरल अल्डिहाइड, आइसोब्यूटरल अल्डिहाइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है, इस तरीके का कंपाउंड है, और आप इसका क्या करना है, आपको नॉमेनक्लेचर करना है। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो आप इसके पोजीशंस को देख के और यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। सो उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, देखो अगर हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है नॉमेनक्लेचर तो इसके रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है। अगर लॉन्गेस्ट चेन हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया नंबरिंग करना, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दिस विल 3, देन 4 5 6, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन है। अब ये 6 कार्बन है और यहाँ पे ब्रांचेस कितने वो चेक करो। तो थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल जो है एज अ ब्रांच यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो भी आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, देखो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या है, 3 मिथाइल साइक्लो। दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, तो आपको ऐसे साइक्लो तो वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो साइक्लो आपको 6 कार्बन्स हैं, सो फॉर दैट यू हैव टू राइट यहाँ हेक्सेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, सो यू हैव टू राइट कार्ब अल्डिहाइड फॉर दैट। इज इट क्लियर एवरीवन? सो आप इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत इजीली कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका कॉमन नेम। अब कॉमन नेम हम किस बेसिस पे करेंगे, उसकी पोजीशन, अल्फा बीटा एंड गामा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम आप क्या डिफरेंस रहता है, एक्चुअली कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, उसके पोजीशंस को भी दिखाते हैं, बट अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में दिखाते हैं। बट इफ़ वी से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या है, हम एग्जैक्ट उसके पोजीशन को वहाँ बता रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड लिख रहे हैं। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में आपको पता है कि ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। इस तरीके से आपको अल्फ़ा बीटा गामा के फॉर्म में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका कॉमन नेम लिखना होगा। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी योर अल्फ़ा
जैसे ये जो कार्बन होगा जिसके साथ ये अटैच है, ये आपका ये जो कार्बन होगा अल्डिहाइड जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा। ये जो अल्फा कार्बन है वो आपके किसके साथ अटैच है, बीटा कार्बन के साथ अटैच है। और ये बीटा कार्बन आप देखो यहाँ पे गामा के साथ अटैच है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे क्या हो गया, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमने उसकी पोजीशन दिखाया है कि थर्ड जो हमारा कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ लिखा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका कॉमन नेम, तो यहाँ पे हमने पोजीशन से अलर्ट किया है, यहाँ पे पोजीशन रखा है, दैट इज गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। ओके, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद दूसरा कंपाउंड देख लो, अगर ऐसा इस टाइप का कुछ कंपाउंड है तो उसका नॉमेनक्लेचर तो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर तो बहुत आराम से कर सकते हो। क्यों, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि अल्डिहाइड की यहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे इसका नेमिंग 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, 6 कार्बन है। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप आपका हो जाएगा बेंज अल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन जो है वो जो अल्डिहाइड है वो बेंजीन के साथ अटैच है, तो ये आपका बेंज अल्डिहाइड हो जाएगा। ओके, सो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आपका ब्रोमो है, हेलोजन है। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, 3 ब्रोमो बेंज अल्डिहाइड। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ब्रोमीन नहीं होता, अगर जस्ट एज्यूम करो कि ये ब्रोमीन नहीं होता, तो ये आपका ग्रुप जो है वो क्या हो जाता, बेंजीन के ऊपर सिर्फ CHO ग्रुप होता, ठीक है, जो कि अल्डिहाइड है, तो वो क्या हो जाता, बेंज अल्डिहाइड हो जाता। बट यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन होने की वजह से यहाँ पे 3 ब्रोमो बेंज अल्डिहाइड इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ये आपका ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा, करेक्ट। अगर ये हमने इसको फर्स्ट कंसीडर इसको किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा। और ऑर्थो के बाद आता है आपका मेटा, तो ये आपका मेटा पोजीशन हो जाएगा। तो इसीलिए आप कॉमन नेम में यहाँ पे क्या करोगे, उसका पोजीशन लिखोगे, मतलब बेंजीन में ऑर्था, मेटा और पैरा, ये सबको पता है कि ऑर्था कौन सा पोजीशन होता है, मेटा क्या होता है और पैरा क्या होता है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उसके पोजीशंस को दिखाओगे, मीन्स मेटा ब्रोमो बेंज अल्डिहाइड, इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट एक और हमारे पास कंपाउंड है, इसका आप क्या करोगे, इसका भी नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर करना तो बहुत ही आसान है। आप कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से नहीं, फर्स्ट इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करोगे। क्यों, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप शुड गोइंग टू गेट अ लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4, इस कार्बन को 4 पोजीशन मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, तो this carbonyl group is going to get the lowest possible number, okay, and this is the rule of a nomenclature, so you have to follow that rule. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, करेक्ट, 5 कार्बन्स है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट सेकेंड पोजीशन पे आपका कार्बोनिल है, सो सेकेंड ऑन, सो दिस इज योर कीटोन, पेंट 2 ऑन। ओके, IUPAC हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका कॉमन नेम निकालना है। तो कॉमन नेम आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। सो ये मैंने कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके आपको कॉमन नेम बताए और उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरीके से हम निकालेंगे ये हमने देखा। कुछ ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन्स के हमारे एग्जाम्पल्स थे। एक दो और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जिससे और भी जो आपको डाउट होंगे, कन्फ्यूजन होगा, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी देख लो, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसका आप क्या करोगे, नॉमेनक्लेचर। तो आप आराम से इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करना है, क्योंकि आप 11th में ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर जो पार्ट है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, वो पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर अभी भी आपको डाउट है तो उसे क्लियर कर लो, बिकॉज वहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं, so there should be no doubt regarding nomenclature. Okay,
नाउ देखो फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप पैरेंट लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन को ढूंढो। तो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, करेक्ट, 5 कार्बन्स आर देयर। सो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का आपके पास क्या है, 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन चेन है, करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा पेंट। अब यहाँ पे चेक करो कि ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे, अब कहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। ब्रांच आपका एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो आप काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की, सो 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अगर आपने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 5, तो भी यहाँ पे इसको सेकेंड पोजीशन मिल रहा है और यहाँ पे इसको फोर्थ पोजीशन मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस तरीके से किया। अब वहाँ पे चेक करो क्या होगा, ये आपने यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 2 3 4 5, इस तरीके से 5 कार्बन है। अब यहाँ पे चेक करो कि ये तो हो गया आपका पेंट, थर्ड पोजीशन पे आपका कीटोन है, सो पेंट 3 ऑन। अब यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है, दैट इज योर ब्रांचेस पे जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसको इंडिकेट करना है। अब आपको पता है कि सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे आपका मिथाइल है, सो देयर विल बी व्हाट यू हैव टू यूज डाई मिथाइल। अगर दो अलग अलग कंपाउंड हो गए तब तो आप उनके पोजीशंस को मीन्स वहाँ पे रख के आप उनको नेम कर सकते हो, ठीक है। इथाइल और मिथाइल अलग अलग ग्रुप है, तो आपको क्या करना है कि उनके पोजीशंस को लिखना है और उनकी नेमिंग करनी है अल्फाबेटिकल वाइज, करेक्ट। बट अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों सेम है, मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या करोगे, इस केस में आप यहाँ पे मिथाइल में डाई मिथाइल लिखोगे, ठीक है। तो कौन कौन से पोजीशन पे है पहले वो चेक कर लो, सेकेंड पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन पे है। सो 2,4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल पेंट 3 ऑन। इस तरीके से आप क्या करोगे, नॉमेनक्लेचर करोगे। बहुत ही ईजी है, ठीक है, सिर्फ रूल्स को ध्यान रखना है, बाकी नॉमेनक्लेचर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप नेक्स्ट देखो फोर्थ, हम लास्ट ये एक कंपाउंड देख रहे हैं और फिर हम कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका बेंजीन हो जाएगा, करेक्ट, और बेंजीन के ऊपर आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 नाइट्रो बेंज अल्डिहाइड भी लिख सकते हो। यहाँ पे बेंज कार्ब अल्डिहाइड लिखा है, नो प्रॉब्लम। आप इस कंपाउंड को क्या लिख सकते हो, दैट इज 4 नाइट्रो, क्योंकि 1 2 3 4 आप देख सकते हो कि नाइट्रो ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे है, सो 4 नाइट्रो यहाँ पे लिखोगे आप। और इसके बाद ये जो ग्रुप है वो आपका क्या है, बेंज अल्डिहाइड, तो आप बेंज अल्डिहाइड भी यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरीके से आप 4 नाइट्रो बेंज अल्डिहाइड, ओके। सो आई होप आपको ये जो नॉमेनक्लेचर है और अल्डिहाइड्स और कीटोन के और कुछ जो कॉमन नेम मैंने आपको बताया जो ध्यान रखना है, जैसे कि फॉर्म अल्डिहाइड और एसिटिल अल्डिहाइड, वो सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट एक टॉपिक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। अभी हमें कार्बोनिल रिलेटेड कंपाउंड पढ़ रहे हैं, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है तीनों में जो कॉमन है, दैट इज योर कार्बोनिल। तो हम कार्बोनिल का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कार्बोनिल किस टाइप का कंपाउंड होता है और किस टाइप के रिएक्शंस को देता है, ओके। अब ये देखो स्ट्रक्चर, हम कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं कि ये किस टाइप के रिएक्शंस को दे रहा है, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कार्बोनिल पता है कि एग्जैक्टली कार्बोनिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिएक्शन को बहुत ही आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ देखो कार्बोनिल इस तरीके का कुछ होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्बोनिल का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, करेक्ट। और यहाँ पे इस तरीके से ये इसके साथ या तो हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, मतलब हर एक केस में आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक में अलग होता है, अमाइड में अलग होता है, तो हर एक केस में अलग अलग एटम्स और ग्रुप्स उससे ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके का कुछ हमारा कार्बोनिल होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके का रहता है, और इनके बीच में अगर आप एंगल देखोगे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इस तरीके का आप देख सकते हो कि 120 डिग्री का क्या रहता है, उनके बीच में डिफरेंस रहता है। इस इनके बीच में 120 का डिफरेंस रहता है, अगेन ये इन दोनों के बीच में 120 का डिफरेंस रहता है, और अगेन इस मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 120 डिग्री, ठीक है।
एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अटैच रहता है, ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है उसका। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब द एलिमेंट्स विच आर हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कोशिश करेगा कि अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो कार्बन है, ये क्या हो जाएगा इस केस में, डेफिशिएंट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट मतलब वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ये आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि ये कार्बन जो है यहाँ पे ये डेफिशिएंट होता है। डेफिशिएंट होने की वजह से जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो आपको क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्यों रहता है यहाँ पे, और इनके बीच में पोलैरिटी मेंटेन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये क्या हो जाता है, कार्बन ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, तो ये जो कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाती है, पोलैरिटी मेंटेन हो जाती है। मतलब पोलार होता है, यहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है, कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस it is we can say the oxygen and carbon is polar in nature, and यहाँ पे ज़्यादातर जो भी रिएक्शंस होंगी वो आपका एडिशन रिएक्शन हो सकता है, आपका हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं। इस तरीके से आपके कार्बोनिल जो है वो रिएक्शंस दे सकता है, ठीक है। एक और चीज़ आपको ये देखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और कार्बन एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। ये पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, देखो इस तरीके से जो कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है, आप देख सकते हो ये पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये कार्बन जो है, एक तो कार्बन से ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है जो कि इस यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। और क्या होता है यहाँ पे कि कार्बन के पास इस तरीके का, ये आपको ये पी ऑर्बिटल दिख रहा है, इस तरीके से पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और ये एक्सियली होते हैं, इस तरीके से ये रहते हैं। तो ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। इस तरीके से ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओके। सो आई होप आपको जो स्ट्रक्चर है और जो नॉमेनक्लेचर हमने IUPAC और कॉमन नेम देखा वो आपको समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू सो मच।